नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर 9 दिवसीय अध्ययन दौरे पर सोमवार की देर शाम आपको बताते चलें कि अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर आपको बताते चलें कि कमलप्रीत सिंह भी उनके साथ रहे। दोनों सोमवार रात 11:30 बजे की नई दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने अमेरिका अध्ययन प्रवास के दौरान न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में सड़क परियोजनाओं का भ्रमण करके और सड़क निर्माण तकनीकी की जानकारी लेंगे। वे इस दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा आयोजित कार्यशाला सह प्रशिक्षण में भी हिस्सा लेंगे और वहां उन्नत सड़क परियोजनाओं के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के सड़क निर्माण और छत्तीसगढ़ में इन्हें लागू करने के संबंध में चर्चा करेंगे। कवर्धा के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को सूचना दी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय महोबे के साथ ग्राम खोलवा और सिगनपुरी पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया है। उन्होंने क्षेत्र में जाकर लोगों का हालचाल जाना, उनकी समस्याओं को सुना। उप मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में तेजी से संचालित करने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने लोगों की कठिनाइयों को समझते हुए भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को राहत पहुंचाने और सुरक्षा के लिए विष्णुदेव सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर के कृषि महाविद्यालय कृषि मंडपम में सोमवार को भगवान बलराम जयंती किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान बलराम जयंती के अवसर को छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान उन्होंने किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। शिक्षित किया जा सके। भगवान बलराम जी के जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी के तहत आज आपने देखा होगा कि एक भव्य समारोह भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद संपन्न हुआ और एक कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रदेश के 27 जो हमारे केवीके सेंटर हैं वहाँ भी किसान सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और माननीय अन्य जनप्रतिनिधि उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इसके माध्यम से खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन, पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कोरबा जिले के रुद्रनगर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 1.20 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड के समुचित विकास और जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी कटिबद्धता के साथ कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आने वाले 5 साल में एक भी गली कच्ची नहीं रहेगी, हर गली को पक्का करेंगे। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेने के आरोपी शिक्षक की आत्महत्या मामले में मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करना साजिश है। उन्होंने इस संबंध में दस्तावेज जारी कर मामले का खुलासा किया, जिसके अनुसार 14 अगस्त को शिक्षक देवेंद्र कुमार कुमेटी ने थाना प्रभारी डोंडी को आवेदन दिया था, जिसमें लोगों से पैसा लेने
लेना कबूल करते हुए उनके साथ शामिल लोगों के साथ बताए गए हैं। और मोहम्मद अकबर ने बताया कि कमेटी के द्वारा दिया गया आवेदन को सरकार छिपा रही है। एक बयान में पूर्व वन मंत्री ने कहा कि 6 लोगों के नाम पर थाना प्रभारी डोंडी को एक आवेदन देकर शिकायत की गई थी और शिक्षक देवेंद्र कुमार कमेटी ने उन लोगों से भी नौकरी लगाने के नाम पर 9 जुलाई 2022 को पैसा लिया गया। नौकरी के पूर्व साक्षात्कार के नाम पर उन लोगों को निजी होटल में बुलाया गया था और आत्महत्या पश्चात मृतक के द्वारा लिखे गए कथित पत्र के आधार पर अपने खिलाफ आत्महत्या के उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किए जाने पर पूर्व वन मंत्री ने सवाल उठाया है। थाना डोंडी यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा पैसा देना और कुछ लोगों के द्वारा पैसा लेना वन विभाग में और पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर एफआईआर हुआ है। उसमें अन्य लोगों के साथ मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि ये जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, मैं ना पैसा देने वाले को जानता हूँ, ना मैं पैसा लेने वाले को जानता हूँ। सारे आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे हैं और मैं पूरे आरोपों का खंडन करता हूँ। जहाँ तक नौकरी लगाने वाली बात है, जिन्होंने आत्महत्या किया है देवेंद्र ठाकुर, इनके विरुद्ध 6-7 लोगों ने डोंडी थाना में 14/8/2024 को एक लिखित शिकायत दर्ज की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये देवेंद्र ठाकुर जो हैं उनसे पैसा लिए थे नौकरी लगाने के नाम पर और इनके साथ में कोई हरेंद्र नेताम और मदार खान, ये लोग साथ मिलकर नौकरी लगाने का आश्वासन दिए थे और हम लोगों ने इनको पैसा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर आदर्श विद्यालय मोवा रायपुर में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सिंह और विशिष्ट अतिथि संस्था अध्यक्ष विनोद पिल्लई और विशिष्ट अतिथि काउंसलर बी शैलजा भी उपस्थित रहे। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने विद्यार्थियों को निजात कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए नशा में होने वाले दुष्परिणामों और अपराधों की जानकारी दी है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशा से दूर रहकर उचित शिक्षा प्राप्त कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिए हैं। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में आपको बताते चले कि आयोजित जन दर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को सुना है। कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान अनेकों आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने प्राप्त आवेदन के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मठपुराना निवासी भानमती भंडारी को श्रम कार्ड बनाकर योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। पठारी के पति की 8 महीने पहले मौत हुई थी, जिसके बाद में उन्हें अपने 2 बच्चों को पालन पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पति के पास ना तो आवास और ना ही किसी प्रकार की संपत्ति थी, इसलिए उनको रहने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही घर वाले किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहे थे और कलेक्टर ने भी भानमती पठारी को सहायता देते हुए आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बालगो नगर स्थित अनुभव भवन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान होता है वही समाज तरक्की करता है। उनके प्रति आदर भाव जगाकर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान ही हमारी संस्कृति का परिचायक है और बच्चों के लिए पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, वहीं दादा दादी नाना नानी बच्चों में संस्कार की सीख देते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आपको बताते चलें कि यहाँ अनाज होना तो हर घर घर में स्वाभाविक है और साथ ही दाल, चावल, आलू, प्याज, मसाले, ये सारी दैनिक उपयोगी चीजें हर घर पर मिल जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सामानों की आवक बाहर से छत्तीसगढ़ तक कैसे होती है और आपके नज़दीकी दुकानों से होते हुए आपके घर तक कैसे पहुंचती है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में अनाज मंडी में किस तरीके से काम होता है, किन किन राज्यों से अनाज छत्तीसगढ़ तक लाए जाते हैं, इनके दाम कैसे तय होते हैं और प्रदेश के सबसे बड़े अनाज मंडी में सामान की आवक और रखरखाव किस तरीके से होता है।
हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दुकानदारों से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अनाज मंडी डूमर तरई अनाज मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है अनाज यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से वो लोग सप्लाई कैसे करते हैं, आगे छोटे जो दुकान है वहाँ तक सामान कैसे पहुँचता है और आपके घरों तक ये जो सामान है, मिर्च मसाले हो या फिर किसी भी तरीके की अनाज है वो कैसे पहुँचते हैं, आज यही जानने के लिए अब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे यहाँ के अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के काम अनाज मंडी में होते हैं और जो सामान की खरीदी और बिक्री किस तरीके से होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह मार्केट विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों से जूझ कर यहाँ तक के पहुँचा है और अभी छत्तीसगढ़ के सफलतम मार्केटों में एक है। कब से ये संचालित किया जा रहा है ये मार्केट? ये करीबन 8-10 साल हो गए जी, और सामान कहाँ से आप लोग मंगवाते हैं? ये हम लोग तो जैसे चिल्लर वाले हैं तो यहीं आजू बाजू से इसी मार्केट में सब उपलब्ध है। बाकी जो थोक वाले हैं वो बाहर से हिंदुस्तान के किसी कोने से भी मंगा लेते हैं। कस्टमर से कैसे संपर्क करते हैं जो बाहर सामान जो खरीदते हैं उससे? वो हमारा तो कोई मतलब नहीं, चिल्लर वाले हैं तो हमको कस्टमर से कैसे संपर्क करने, वो यहीं आ जाते हैं। ये जो मार्केट है ये तो विगत पिछले 8-9 साल से संचालित हो रही है। मुझे यहाँ सिर्फ 1 से 1.5 साल हुआ है अभी। और ये मार्केट तो अभी मान के चलिए आप कोरोना के काल के बाद से ये मार्केट काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। उसके पहले इस मार्केट में बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं होता था, लेकिन कोरोना के बाद से वहाँ का व्यापार बहुत अच्छा है। कैसे व्यापार होता है यहाँ, कैसे कहाँ से सामान? मैडम देखिए, सामान तो यहाँ पूरे देश के हर हिस्से से आते हैं, लेकिन जो हम बेचते हैं मोस्टली यहाँ पे रूरल एरिया, गांव देहात के एरिया जो हैं वहाँ से कस्टमर ज़्यादा आते हैं हमारे पास और वहाँ हम लोग सामान यहाँ से भेजते हैं। उनकी गाड़ियाँ आती हैं, लोडिंग अनलोडिंग दिन भर यहीं चलता है। क्योंकि कृषि प्रधान देश है, धान की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो क्या चावल वगैरह के लिए बाहर आप लोग को जाना पड़ता है या यहीं से खरीदते हैं? देखिए मैडम, मेरा व्यवसाय तो चावल का नहीं है, मेरा व्यवसाय किचन नॉवेल्टी का है। यहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई होती है, यहाँ लोकल परचेजिंग भी होती है और बाहर से भी आता है, दिल्ली वगैरह से। हाँ, जो छोटे मोटे सामान हैं वो सब क्या लोकल भी मिलते हैं या फिर बाहर से ही आप लोग? नहीं, छोटे मोटे सामान लोकल भी मिलते हैं, बाहर से भी आते हैं, दोनों परचेजिंग है। जनरली माल हमारा छत्तीसगढ़ से ही आता है। तेल सोयाबीन ऑयल नांदगांव से, एबीस वालों से आता है और बिलासपुर से आता है। यहीं छत्तीसगढ़ से ही माल ज़्यादा आता है। शक्कर वगैरह कभी बाई चांस महाराष्ट्र से आते नहीं तो लोकल ही लेते हैं और सप्लाई वहीं आसपास के एरिया में ही करते हैं। लोकल माल हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे। क्या बाहर से भी ज़्यादा सामान आते हैं और यहाँ पर कितनी पैदावार है? यहाँ शक्कर का कारखाना है कवर्धा में और टोटल सप्लाई छत्तीसगढ़ में लगभग होती है। और तेलों में तो यहाँ छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, तो राइस ब्रान का उत्पादन भी यहीं से होता है। मैम कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं? मैडम हमको 25 से 30 साल हो गया व्यापार करते हैं। यहाँ जब से मार्केट आई है तब से है। वहीं हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने मंडी अध्यक्ष राम मधाना से खास चर्चा की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ जानकारी शेयर की है। हम राजधानी रायपुर के अनाज मंडी के बीचों बीच, डूमर तरई अनाज मंडी के बीचों बीच खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अनाज की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन से ये जो दुकानें हैं वो लगी हुई है। सभी तरीके के दुकान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मसाले से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की मसाले हो या फिर कोई दाल चावल जैसे सभी प्रकार के ग्रोसरीज यहाँ पर होलसेल मार्केट है ये उसका। और तमाम तरीके की जो सप्लाई है, जो बाहर से जो सामान आती हैं वो यहाँ पर हमें उपलब्ध हो जाती हैं। तो तमाम तरीके के जो सामान है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं होलसेल रेट में, होलसेल दामों में मिलते हैं। ये फिर आपके नज़दीकी छोटे मोटे दुकानों तक पहुँचते हैं और उसके बाद आप इसे ख़रीदते हैं, आपके घर तक ये पहुँचते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर कामकाज होता है। तमाम तरीके के जो हैं अनाजों को यहाँ पर लाया जाता है। बाहर से भी कुछ चीज़ों का निर्यात किया जाता है, कुछ चीज़ें यहाँ से भी उपलब्ध हो जाती हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। चावल की ज़्यादातर खेती, धान की ज़्यादातर खेती यहाँ पर की जाती है। तो धान की जो है आवक तो यहीं से ही लगभग होती है, लेकिन बाहर से भी कुछ विशेष प्रकार के चावलों को मंगाया जाता है और इसी तरह से यहाँ पर कामकाज होते हैं।
अनाज मंडी में किस तरीके से काम होता है और क्या क्या यहाँ पर जो है प्रचलन है, इसको आज जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं डूमर तरई अनाज मंडी में। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष मौजूद हैं और राम मंधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले बताइएगा कि जो यहाँ मंडी है, यहाँ पर अनाजों का जो मंडी है, इसमें संचालन किस तरीके से होता है, क्या कुछ व्यवस्थाएँ हुई? देखिए, यहाँ जो एक्चुअली किराना अनाज मंडी है, किराना और अनाज संबंधित जितने जो आइटम रहते हैं वो इस मंडी के द्वारा खरीदी बिक्री किए जाते हैं। और इस मंडी में जो एक्चुअली मंडी का बोला जाए तो ये है ट्रेडिंग मंडी। ट्रेडिंग मंडी बोले तो यहाँ क्या होता है, हम जो भी मिलरों से जो है जितने व्यापारी हैं माल परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद यहाँ लैंडिंग होने के बाद अपने कस्टमरों को बेचते हैं। तो उस तरीके की इस तरीके की मंडी को ट्रेडिंग मंडी बोलते हैं यहाँ पर। जो क्या व्यापारियों का क्या इसमें रोल होता है, वो किस तरीके से आगे प्रोसेस करते हैं? देखिए, एक मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, मान लो चावल का जो है व्यापारी क्या करेगा, जो सामान जो है अपना चावल जो है राइस मिलरों से परचेस करेगा। राइस मिल से परचेस करने के बाद यहाँ पर लैंडिंग होती है, अपनी कॉस्टिंग वगैरह जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अपने जो है ना कस्टमरों को बेचता है। अब कस्टमर मेनली बोले रायपुर है, छत्तीसगढ़ है या लगी हुई जैसे प्रदेश हैं, उड़ीसा है, बिहार, झारखंड, जो भी प्रदेश है इनका माल वहाँ तक के भी जाता है, तो वो वहाँ पर माल अपना जो है बेचते हैं वहाँ पर वो लोग। जी, क्या कृषि उपज मंडी के यहाँ पर कोई नियम कुछ हैं, किस तरीके? मंडी का तो जैसे मंडी लाइसेंस, जिस सामानों पे मंडी लाइसेंस लागू है वो मंडी लाइसेंस है। जैसे अब क्या होता है, कृषि मंडी कहने का मतलब जैसे जो किसी चीज़ पर जीएसटी है, किसी पर कृषि उपज मंडी का टैक्स है, किसी पर क्या है, तो वो सब कॉस्टिंग में हम लोग यानी जोड़ करके उसको उस चीज़ को जो सेल आउट करते हैं हम लोग। अनाज के जो है दाल चावल या जो भी सामान यहाँ पर बिकते हैं, मसालों के रेट, ये रेट कौन तय करता है? क्या यहाँ पर ही ये तय होता है या फिर जो मार्केट में ऊपर जो रेट चल रहा है उसी के हिसाब से? ऊपर के मार्केट के रेट के हिसाब से रहता है। क्या होता है, मैं पहले ही बताया ना कि क्या होता है, ऊपर से परचेस किया किसी ने, अपना ट्रक भाड़ा जोड़ा, अदर एक्सपेंसेस जोड़ा, टैक्स जोड़ा, ये जोड़ा, जोड़ने के बाद जो उसका जो है रेट तय होता है। मान लो दोस्तों अपनी प्रॉफिट जो भी मिनिमम जो मार्जिन जोड़ करके और उसके बाद वो सेल आउट करता है। क्योंकि अधिक रेट अगर मान लो कोई एक दुकानदार या एक कोई अगर तय करेगा, कंपटीशन मार्केट है, आज मान लो मैं कोई चीज़ 1 रुपये की 1.25 रुपये बेचूंगा, बाजू वाला 1 रुपये 20 पैसा बेचेगा तो कस्टमर वहाँ चला जाएगा, या 1 रुपये 15 पैसा कोई बेचेगा तो कस्टमर वहाँ चला जाएगा। तो किसी भी आदमी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा कस्टमर कहीं और चला जाए। तो कंपटीशन की बजाय हर एक को लगता है मेरा कस्टमर कहीं नहीं जाए, तो अपनी मिनिमम मार्जिन पर जो है अपना वो रेट जाने तय करके और बाज़ार में बेचता है। जी सर, सामान यहाँ कहाँ से आते हैं? क्या विशेष सामानों के लिए विशेष कोई जगहें हैं कि वहीं से इसे मंगाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सामान जो है ऑल ओवर इंडिया से आता है। जैसे अब क्या होता है, एक अपन माने कि अपन एक चावल पर आए तो चावल की जो मंडियाँ हैं जैसे आजू बाजू धमतरी वगैरह हैं, या इधर अपना साउथ से आता है, आंध्रा से आता है, यहाँ से आता है, दाल दलहन महाराष्ट्र से आता है, जीरा वगैरह जो है गुजरात से आता है। इस तरीके से अलग अलग प्रदेश की अलग अलग उत्पादन मंडियों से जो है सामान मंगाता है। ये एक दो मैं उदाहरण दिया हूँ, लेकिन ऐसे कई आइटम हैं। तो अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से उनको जो है परचेस करने के टाइम में सस्ता पड़ेगा वो वहाँ से परचेस करके मंगा करके और यहाँ पर अवेलेबल करवाता है। जी, कुछ जो है खरीदी अब ऑनलाइन भी की जाने लगी है, ऑनलाइन बिक्री भी क्या की जाती है बाहर से कोई सामान मंगवाने की? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ मंडी में कोई भी ऑनलाइन अभी तक परचेसिंग का ऐसा सिस्टम नहीं आया है। बल्कि अब जो यानी जो आप यानी फ्लिपकार्ट उसमें आप देखते होंगे ग्रोसरी वगैरह वहाँ पर जो बिकता है, उसकी वजह से हमारा व्यापार काफ़ी इफेक्ट है। क्योंकि क्या होता है, आज एक कोई भी यानी जो सर्विस क्लास वाला आदमी है या इस तरीके का आदमी है या छोटी फैमिली वाला आदमी है, तो उसको लगता है यार मैं कहाँ जाऊँ अब रात को। एक उदाहरण मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मान लो मैं एक यानी जो इस तरीके का आदमी सर्विस करता हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है, तो रात को मैं घर जा कर के बैठा और मेरे को मान लो घर में बोले कि ये चीज़ नहीं है, तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, 2 दिन में मेरे घर पहुँच जाएगा। अब ऑनलाइन में तो उसने डायरेक्ट वहाँ से जो आ गया, उनके कंपनियों से आ गया, तो इससे क्या होता है हमारे तरीके की जो मार्केट है वो काफ़ी इफेक्टिव है। हमारे यहाँ सेल पूरे तरीके से डाउन हो जाती है और बहुत तकलीफ होती है हम लोग को। जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो क्या धान आप लोग सबसे ज़्यादा यहाँ से लेते हैं? और जो बाहर में और भी बहुत टाइप के चावल मिलते हैं, वो कहाँ से आता होगा? पता है ना, मैंने जहाँ से यानी जो क्या हो गया, आज एक उदाहरण मान लो कि भाई धमतरी का चावल है। अब मान लो धमतरी वालों का जो है उनको जो है ज़्यादा, मान लो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि गुजरात उनको बेच रहे हैं हम सामान और हमको रायपुर कॉस्टिंग यानी नहीं बेच पा रहे हैं, तो हम लोग आजू बाजू की मंडिया से खरीदते हैं। मेनली क्या होता है, आज कोई भी आदमी हो जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से परचेस करेगा और उसके बाद यहाँ पर अपना मंगा करके बेचेगा। उसको फिर कहीं से भी सस्ता मिलना चाहिए कि भाई कोई भी मंडी जैसे है वहाँ से सस्ता मिलना चाहिए, वहाँ से परचेस करेगा। आज फ्लिपकार्ट ग्रोसरीज खरीदने की आपने बात कही, आपका व्यापार इससे प्रभावित होता है, क्या कहेंगे कि ये अभी क्योंकि इसका चलन है और शॉर्टकट तरीका है कहीं ना कहीं, इससे लोगों को सुविधा हो जाती है, आप लोग की क्या राय है?
देखिए क्या होता है, फ्लिपकार्ट और हर बिजनेस में अपग्रेडेशन होना ज़रूरी है। हम अपने व्यापारियों को भी अब ये बोलते हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड कर लो, क्योंकि आगे जो ज़माना आने वाला है इस तरीके का हो सकता है आ जाए। लेकिन हम ठीक है, हम तो आज की पीढ़ी है, हम लोग उस चीज़ के प्रचलन में नहीं है, तो हमको बहुत वो लगता है। लेकिन आगे की पीढ़ी क्या पता उस तरीके के उसमें ढल जाए और वो भी किस तरीके का खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कर ले, बच्चे हमारे डेवलप कर लें। और हो सकता है आज जो मैं बिजनेस जिस पैटर्न पे कर रहा हूँ, अगला वो उस पैटर्न पे करे। क्योंकि आज बताए ना, आज मेरी एज है, अब मैं उस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करा के और ये है, तो यूँ समझो हम जो अपनी पीढ़ी है उसी में यानी जो है निकाल लेंगे। पर बच्चों को यानी जो है उस तरीके से आगे कंपटीशन में रहना है तो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अनाज मंडी अध्यक्ष राम मंधान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने सभी चर्चा में शामिल हुए और उन्होंने तमाम तरीके की जानकारी हम तक पहुंचाई। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज़, रायपुर। भिलाई लगभग 3 से 4 एकड़ बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। निगम ने बेदखली अभियान भी चलाया है। आपको बताते चले कि सभी अवैध कब्जों को ढा दिया गया। इस कार्रवाई पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि शहर के मास्टर प्लान के अनुरूप शासन की योजनाओं के लिए रिक्त भूमि पर लगातार अवैध कब्जा होने की शिकायत मिलती रही है। इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई के समय अनेक प्रकरणों में कुछ लोगों ने न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय के आदेशानुसार उन कब्जों के लिए बेदखली आदेश का समक्ष निर्देश प्राप्त होने के बाद में आपको बताते चले कि बेदखली आदेश पर सक्षम निर्देश प्राप्त करने के बाद प्रशासन कार्रवाई करता है, जिसके तहत वैशाली नगर विधानसभा में बुलडोजर चला है और लगातार अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। वैशाली नगर विधानसभा में बुलडोजर चला है और लगातार अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलेगा। हमारा मकसद नहीं है कि किसी हम धर्म विशेष पे चलाएं। कोई भी ऐसा अवैध कब्जा मिलेगा तो उसको निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम उसकी कार्रवाई करेगा। और आज की जो कार्रवाई हुई है वो हाईकोर्ट के निर्देश पे हुई है और मास्टर प्लान के तहत शहर को व्यवस्थित करना है। ऐसे जितने भी अवैध कब्जे सड़क पे दिखेंगे उसको भी तोड़ा जाएगा। आज की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश पे हुआ है और लगातार जो है जिला प्रशासन और नगर निगम भिलाई नोटिस की कार्रवाई से लेके 3 महीने तक लगातार उनको बतलाने का, उनको समझाने का, उनको नोटिस देने का काम किया। आखिरी फिर आज जो है उस अवैध कब्जे को तोड़ा गया है। विष्णुदेव साई जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार अवैध कब्जों पे, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलने का काम चलेगा। और वैशाली नगर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है पूरे छत्तीसगढ़ में जिसमें लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने नक्सल विरोधी चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जितने भी बस्तर में युवा नक्सली बने हैं उन सभी को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए प्रयास किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सभी युवा नक्सली जो गलत राह पर चले गए हैं उन्हें वापस लाने का अनुरोध है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम समय है, छत्तीसगढ़ से जल्द नक्सलवाद को समाप्त करना संकल्प है और छत्तीसगढ़ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सल विरोधी मुहिम में जितने भी आयाम हैं, बस्तर में युवा नक्सली न बने, इसके लिए जो नक्सली बने हैं वो सरेंडर करें, मुख्यधारा पर आए। इसके लिए जो नक्सल के प्रभाव में आए हैं, पीड़ित हैं, उन पीड़ितों के लिए और ऑपरेशंस, ये सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। एरिया डोमिनेशन के लिए जितनी आवश्यकता होगी सब कुछ किया जाएगा। अंतिम समय है, सभी से ऐसे युवा बस्तर के जो भटके हैं उनसे फिर से मेरा कहना है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, सभी ने कहा है मुख्य धारा में जुड़े, जीवन आगे बढ़ाएं। ये लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं विशेष रूप से बस्तर की जनता तैयार है और आने वाले निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनेगी। सेना का इस्तेमाल कर नक्सलियों के आर पार की लड़ाई, सेना का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है। सेना की कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है। सेना का कोई इस्तेमाल इसमें। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस 10 तारीख को प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। अब वो देखिए क्या क्या होता है, जो उनको समझना चाहिए क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, उस आधार पर करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।